Welcome students in this new video. Today we will learn about bryophytes. Let's start. ब्रायोफाइट्स में आपको दो ग्रुप्स मिलते हैं. पहला है मॉसेस और दूसरा है लिवरवर्ट्स. और ये आपको कहाँ मिलेंगे? दे आर फाउंड ग्रोइंग इन द मॉइस्ट शेडेड एरियाज इन द हिल्स नियर वाटर. तो जहाँ कहीं पानी होता है, पानी के आसपास जहाँ पर काफ़ी नमी होती है ज़मीन में, वहाँ पर हमें मॉस और लिवरवर्ट्स मिलते हैं. और ऐसा आपको पहाड़ियों के आसपास माउंटेन्स में काफ़ी देखने को मिलेगा. यहाँ पर हमारे सामने पिक्चर्स हैं. सबसे पहले आप देखें, ब्रायोफाइट्स के बारे में बताया गया है. लिवरवर्ट्स, मर्केंशिया, फीमेल एंड मेल थैलस इज शोन. ओके, ए और बी. तो यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ए एंड बी. दिस इज मर्केंशिया और इसमें मेल थैलस और फीमेल थैलस आपको दिखाई दे रही है. ठीक है ना? तो this one is the male thallus because it contains N3DO4. अब ये जो N3DO4 है, इसके अंदर टॉप पर यहाँ पर आप देखेंगे इधर एंथेरोजॉइड्स प्रोड्यूस होंगे. तो एंथेरोजॉइड्स जो हैं वो पानी में फ्लोट करते हुए जाएंगे कहाँ पर? आर्चिगोनियम में. अब आर्चिगोनियम किधर है? आर्चिगोनियो 4 के टॉप पर. तो यहाँ पर जाके जब वाटर के हेल्प से ये पहुँचेंगे तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा. फर्टिलाइजेशन. तो आप समझे, देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर एंथेरोजॉइड्स टू फ्लोट एंड दे रीच द आर्चिगोनियम एंड देन दे डू द fertilization. We can also see rhizoids in the thallus of Mercantia. तो मर्केंशिया में हमने थैलस क्यों बोला है? देखिए, इसलिए बोला है बिकॉज ये ज़्यादा वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है. आपको दिखाई दे रहा है ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, हमारा जो मेल थैलस है, वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है. एक तरीके से आप कहें तो रूट्स भी इसमें क्लियर नहीं है. रूट्स की जगह यहाँ पर राइजॉइड्स होते हैं जो कि बहुत स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जबकि रूट्स जो होती हैं, अगर हम देखें एंजियोस्पर्म्स में, जिम्नोस्पर्म्स में, तो वो काफ़ी इलेबोरेट होती हैं, लॉन्ग होती हैं और अच्छी पकड़ बनाती हैं. जबकि राइजॉइड्स जो हैं वो आपको बहुत स्मॉल दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर. ठीक है ना? उसके अलावा ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है ये फोटोसिंथेटिक है लेकिन वेल डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? थैलस. ठीक है ना? अब मेल और फीमेल थैलस क्यों बोला गया है? वो इसलिए बोला गया है कि अलग अलग थैलस पर अलग अलग सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. जैसे मेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं यहाँ, तो फीमेल ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं यहाँ पर. तो ये अलग अलग थैलस होती हैं. ठीक है? इसलिए आपको बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है फर्टिलाइजेशन के लिए. वाटर में ट्रैवल करते हैं एंथेरोजॉइड्स एंड दे रीच द आर्चिगोनियम एंड देन दे डू द फर्टिलाइजेशन. ठीक है? इसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है गैमा कप. तो ये गैमा कप जो है ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, दोनों में दिखाई दे रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि ये गैमा कप्स जो हैं ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मर्केंशिया में गैमा कप्स हेल्प करेंगे. अब हमारे पास है फिगर सी. फिगर सी जो है इट इज़ ऑफ फ्यूनेरिया, जिसमें हमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों दिखाई दे रहे हैं. जो बेसिक प्लांट बॉडी है उसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट. और हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइट्स में जो लाइफ साइकिल होती है उसका लार्जेस्ट पार्ट गैमेटोफाइट के फॉर्म में होता है. गैमेटोफाइट मतलब ब्रायोफाइट अपने जीवन काल का अधिकतर समय गैमेटोफाइट की तरह निकालता है, मतलब इस फॉर्म में. लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है किसके पास? फीमेल
जहां पर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, वहां पर जब फर्टिलाइजेशन हो गया, यानी किधर, आर्चिगोनियम में, तो आर्चिगोनियम के अंदर आपको क्या मिलेगा, फीमेल गैमेट। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब आप क्या देखेंगे, तब आप देखेंगे एक कैप्सूल का फॉर्मेशन। कैप्सूल को सपोर्ट कर रहा है एक लॉन्ग ट्यूब लाइक पार्ट, जिसको बोलते हैं सीटा। और सीटा का जो बेस है ये, इसको बोलेंगे फुट। तो मतलब ये कि आपको क्या क्या पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं स्पोरोफाइट में। हमें स्पोरोफाइट में दिखाई दे रहा है फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ये कैप्सूल कब बनेगा, ये स्पोरोफिटिक स्टेज में बनेगा। स्पोरोफिटिक स्टेज कब आएगी, जब गैमेटोफाइट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है। और स्पोरोफाइट के टॉप पर आप देखेंगे कैप्सूल का फॉर्मेशन। कैप्सूल के अंदर से क्या निकलेगा, स्पोर्स। और ये स्पोर्स आगे चल के दोबारा से क्या जनरेट करेंगे, गैमेटोफाइट को जनरेट करने का काम करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो मॉस है उसमें रिप्रोडक्शन होगा। अब मॉस का एग्जाम्पल जो सबसे वेल नोन एग्जाम्पल है वो है फ्यूनेरिया। हमारे सामने गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट्स दोनों यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि जो आप देखें लिवरवर्ट में और मॉस में बेसिक डिफरेंस आपने देख लिया होगा। लिवरवर्ट्स जो हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, लिवरवर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं फ्लैट, क्लोजली एसोसिएटेड विद द सरफेस। ओके, सरफेस पर फ्लैट पड़े रहते हैं ये, इनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती। जबकि आप मॉस को देखें, मॉस जो है उसकी लेंथ, उसकी जो हाइट है, सॉरी, हाइट काफ़ी है एज कंपेयर टू द लिवरवर्ट, और मॉस की जो ऊंचाई है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब मॉस जो है वो फ्लैट नहीं है, वो सरफेस के साथ चिपका हुआ नहीं रहता है। ठीक इसी प्रकार से अगला मॉस है हमारे सामने स्फेग्नम, जिसमें हमको काफ़ी लीव्स जैसे पार्ट्स और काफ़ी ब्रांचेस देखने को मिल रही हैं। और आपको ये दिखाई दे रही है एंथ्रीडियल ब्रांच, जहाँ पर मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे। और ये आपको दिखाई दे रही है आर्चिगोनियल ब्रांच, जहाँ पर फीमेल गैमेट का प्रेजेंस होगा। तो आर्चिगोनियल ब्रांच, एंथ्रीडियल ब्रांच, we can see many branches, so elaborate branching is seen in sphagnum, and sphagnum is also a kind of moss. तो मॉस और लिवरवर्ट में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहली चीज हमको यहाँ पर ये लर्न करनी है। आइए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। हम ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो हम ऐसा क्यों कहते हैं, रीजन क्या है इसके पीछे, है ना। बिकॉज ये जो प्लांट्स हैं ये सॉइल में तो रह सकते हैं, बट इनको पानी की ज़रूरत होती है अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, यानी अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करने के लिए दे नीड वाटर। दैट्स वाई वी कॉल दैम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, कहाँ पर पाए जाएंगे, इसका मतलब ये पाए जाएंगे डैम्प जगह पर, ह्यूमिड जगह पर, ऐसी जगह जहाँ काफ़ी शेड रहता हो, जिससे कि जो जो सराउंडिंग्स हैं वो कैसी बनी रहेंगी, मॉइस्ट बनी रहेंगी। ठीक है ना। तो ये रीज़न है इनके ऐसी शेडेड लोकेशंस पे या डैम्प या ह्यूमिड लोकेशंस पे पाए जाने का। और सबसे अच्छी बात जो आपको ध्यान रखनी है, ब्रायोफाइट्स क्यों इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट हैं। इकोलॉजिकली वाई दे आर इंपॉर्टेंट, बिकॉज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स एंड दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए, सपोज एक चट्टान है, एक रॉक है हमारे सामने। अब इस रॉक के सरफेस पर सबसे पहले जो प्लांट्स डेवलप होंगे, दीज आर द ब्रायोफाइट्स। तो मैं ऐसे यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रायोफाइट्स हैं, ठीक है। अब
ब्रायोफाइट्स के यहाँ पर डेवलप होने के पीछे एक सपोर्टिव बात ये होनी चाहिए कि यहाँ पर मॉइस्चर रहना होना चाहिए, मॉइस्ट सरफेस होने चाहिए रॉक का, यानी रॉक पे बरसात हो काफ़ी और वहाँ पर जो है मौसम ठंडा बना रहे, तो क्या होगा, हमारे ब्रायोफाइट्स इसके सरफेस पर आ जाएंगे और फिर क्या होगा, धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स जो हैं इसके सरफेस को धीरे धीरे डिग्रेड करेंगे और धीरे धीरे क्या होगा, सॉइल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड आप देखेंगे जब सॉइल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा तो दूसरे ग्रुप्स के प्लांट्स भी यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसको बोलेंगे हम सक्सेशन। ठीक है, प्लांट सक्सेशन, इट मींस अदर प्लांट्स विल आल्सो लिव, start to live on the surface of the mount rocks, and so rocks will, these bare rocks will become soil। तो जो bare rocks हैं उस अब वो कन्वर्ट हो जाएंगी सॉइल में। The plant body of bryophytes is more differentiated than that of algae। तो आप इतना ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम प्लांट किंगडम में आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन हमको देखने को मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो एल्गी है उससे ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड जो है वो ब्रायोफाइट्स होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, इसलिए अभी भी हम उनको थैलस लाइक बोलेंगे। दे हैव थैलस लाइक बॉडी एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। अब जैसे आपने मॉस को देखा था तो मॉस कैसा था, इरेक्ट था। They are attached to the substratum with the help of unicellular and multicellular rhizoids। तो आपको दो टाइप के राइजोइड्स मिल सकते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होंगे या वो मल्टीसेलुलर होंगे, और राइजोइड्स जो होंगे वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करने में, सबस्ट्रेटम का मतलब होता है सरफेस, सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे ब्रायोफाइट्स को। ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो आपको इनके अंदर जो रियल वे में जिसको हम रूट कहते हैं या रियल वे में जिसको हम स्टेम कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स, वेल डेवलप्ड लीव्स, ये आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे। They may possess root-like or leaf-like or stem-like structures, but these are not real or true structures। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो ब्रायोफाइट होता है उसकी जो मेन बॉडी होती है जिसको गैमेटोफाइट बोलते हैं वह हैप्लॉइड होती है। हम उसको गैमेटोफाइट इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो गैमेट का प्रोडक्शन करती है। तो ध्यान रखना, ब्रायोफाइट्स में जो लाइफ का मेजर फेज होता है वो गैमेटोफाइट फेज होता है, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम दे रिमेन हैप्लॉइड एंड दे आर कॉल्ड एज गैमेटोफाइट्स बिकॉज दे प्रोड्यूस गैमेट्स। ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रीडियम बोलते हैं और इससे आपको देखने को मिलेगा कि एंथेरोजॉइड्स का प्रोडक्शन होगा, और एंथेरोजॉइड्स जो होते हैं वो बाइफ्लैजिलेट होते हैं। तो एंथेरोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं तो मतलब ये वाटर में स्विम करते हैं, स्विम, ओके, पानी में स्विम करते हुए जाते हैं और फिर कहाँ पहुंचते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन पर पहुंचते हैं, जहां जिसको हम बोलते हैं आर्चिगोनियम। आर्केगोनियम भी बोल सकते हैं आप इसको, आर्केगोनियम। तो आर्केगोनियम का शेप कैसा होता है, फ्लास्क के जैसा होता है, और इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एग। तो एंथेरोजॉइड्स जो हैं दे विल फ्लोट इन वाटर एंड दे रीच द archegonium। Archegonium shape is like a flask, and in archegonium we find egg। So they go in the archegonium and they fuse with the egg। Antherozoids are released into water where they come in contact with the archegonium and then they fuse with the egg to produce zygote, and zygote is diploid। Zygotes do not undergo reduction division immediately, they produce a multicellular body which is called as sporophyte। तो जैसा कि हमने अभी मॉस का जो डायग्राम है वो देखा था थोड़ी देर पहले, तो इसमें हमें क्लियर हुआ था कि जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा इधर, तो हम देखेंगे यहाँ से एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनेगी जिसके टॉप पर आप देखेंगे कैप्सूल होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट जो है वो आप देखें फ्री लिविंग नहीं है, बिकॉज स्पोरोफाइट किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के साथ जुड़ा हुआ है।
और गैमेटोफाइट से ही उसको नॉरिशमेंट मिलने का पूरा हिसाब है, मतलब गैमेटोफाइट ही उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग। अब क्या होगा, अब ये होगा कि स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल है वहां पर आप देखेंगे रिडक्शन डिवीजन होगा, यानी मियोसिस होगी, और उसके अंदर बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स। और ये स्पोर्स जब आगे जाकर के किसी सरफेस पर पहुंच जाएंगे और वहां पर सूटेबल कंडीशंस होंगी सॉइल सरफेस पर, तो वहां पर आप देखेंगे जर्मिनेशन होगा और हम देखेंगे नया गैमेटोफाइट आ जाएगा। और गैमेटोफाइट फिर वही स्टेज है जहां से गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये एक जनरल शॉर्ट वे में लाइफस्टाइल को हमने डिस्कस किया है ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट्स को अगर हम देखें, उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत है। किस लिए? मैमल्स के लिए। वैसे तो हमारे लिए तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन दूसरे मैमल्स के लिए जो हर्बेशियस मैमल्स हैं उनके लिए काफ़ी है, बिकॉज उनको ये फूड प्रोवाइड करने का काम करते हैं ब्रायोफाइट्स। घास चरने के साथ साथ अगर ब्रायोफाइट्स मिल जाएं आपको, तो जो मैमल्स हैं हर्बेशियस मैमल्स जो हैं वो उनको खाने का काम करते हैं। इसके अलावा बर्ड्स के लिए भी और दूसरे कुछ एनिमल्स के लिए जो कि हर्ब्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं या जो प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट भोजन का सोर्स हो जाता है। अभी हमने स्फेग्नम को देखा था। स्फेग्नम है वो पीट प्रोवाइड करता है, और पीट जो है एक तरीके से फ्यूल का काम करता है और पैकेजिंग का काम भी करता है। पैकेजिंग मटेरियल के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है, यानी सामान को जब इधर से उधर भेजा जाता है तब जो सामान है उसके चारों तरफ स्फेग्नम डाल दिया जाता है। तो एक तरीके से सामान को प्रोटेक्ट करने का काम भी ये करता है स्फेग्नम। नमी बनाए रखने में, अगर सपोज हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है, ये रहा हमारा स्फेग्नम, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको सूखने से बचाना है तो चारों तरफ स्फेग्नम भर देंगे कार्टन के अंदर, तो ये हेल्प करेगा। इसके बाद इसको सुखा लो अगर आप स्फेग्नम को, तो आप इसको जलाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, फ्यूल के तौर पर भी कर सकते हो। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो जाता है इसका हमारे लिए। अब इकोलॉजिकली देखा जाए तो जो मॉसेस होते हैं ये लाइचेंस के साथ मिलकर के अगर देखें तो काफ़ी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सबसे पहले रॉक्स को कॉलोनाइज करने का काम करते हैं। चट्टानों पर अपना घर बनाने का काम ये सबसे पहले करते हैं, बेयर रॉक्स पर। और ये रॉक्स के सरफेस को डिकम्पोज करते हैं और इस सबस्ट्रेट को इसको बहुत इंपॉर्टेंट सबस्ट्रेट बना देते हैं उस सरफेस को, यानी वहाँ सॉइल पार्टिकल्स का डेवलपमेंट जो है उसको कराने में ये हेल्प करते हैं, जिससे कि आगे हायर प्लांट्स जो हैं उस सरफेस पर ग्रो कर सकें, जिसको हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था एज प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन। ठीक है ना? अब सोचिए आप किसी बेयर रॉक के सरफेस पर या जमीन पर, सॉइल पर अगर हम देखें मॉसेस को, तो वो डेंस मैट्स बना देते हैं उसके ऊपर। तो फिर क्या होगा, काफ़ी घनी अपनी एक सरफेस, मतलब एक तरीके से मैट जैसी बना देते हैं ऊपर जब ये ग्रो करने लगते हैं। तो क्या होगा कि जो तेज़ बरसातें होती हैं, तेज़ रेन पड़ रही होती है सरफेस पर, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता और सॉइल इरोजन भी प्रिवेंट होता है, सॉइल इरोजन भी कम होता है। तो ब्रायोफाइट्स को अगर आप देखें आगे चल के, तो उसको हम लिवरवर्ट में और मॉस में डिवाइड कर सकते हैं, दो पार्ट्स में, जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी किया है। तो अब इन दोनों के बारे में सेपरेटली हम पढ़ते हैं। लिवरवर्ट्स जो सबसे पहला ग्रुप है, ये कहाँ होते हैं? दे यूजुअली ग्रो इन द मॉइस्टी शेडी हैबिटेट्स सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, स्टैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स। जहाँ कहीं भी इनको मॉइस्चर मिले वहाँ पर ये आराम से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट बॉडी लिवरवर्ट की थैलॉइड होती है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था डायग्राम में। तो जैसे मर्केंशिया का डायग्राम देखा था हमने, ये वाला। तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो बॉडी है इनकी थैलॉइड है। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल। तो डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है कि उसका अगर आप उसको देखेंगे तो आप बता देंगे कि हाँ, दिस सरफेस, दिस पार्ट जो ऊपर से हमको दिखाई दे रहा है, दिस इज द डॉर्सल सरफेस।
एंड जो नीचे से दिखता है वो है वेंट्रल सरफेस। वेंट्रल सरफेस, इसका मतलब ये है कि इसका डॉर्सल सरफेस आप अलग से देखेंगे और वेंट्रल अलग देखेंगे, मतलब ये जमीन के साथ चिपटा हुआ रहता है तो डॉर्सल सरफेस दिखाई देता है, और अगर उसको हम पलटेंगे तो हमें वेंट्रल सरफेस दिखाई देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डॉर्सी वेंट्रल। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट के साथ यानी जमीन के साथ ये चिपक करके रहता है। इसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं होती, फैला हुआ होता है, थैलॉइड होता है, और डॉर्सी वेंट्रल अपीयरेंस होती है। The leafy members have tiny leaf-like appendages in two rows on stem-like structures. तो अगर हम liverworts में कुछ leafy members देखेंगे तो छोटा सा स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होगा, और उस पर आपको दिखाई देगा दो रोज होंगी जिनमें आपको स्मॉल लीफलेट्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको ग्रो होते हुए दिखेंगे, और छोटे छोटे राइजोइड्स आपको देखने को मिलेंगे अगर छोटे छोटे इसके लीफी मेंबर्स जो हैं उनको देखा जाए तो। यानी मर्केंशिया के ऐसे, मर्केंशिया तो हमारा पूरा डॉर्सी वेंट्रल है, लेकिन अगर लिवरवर्ट्स के लीफी मेंबर्स होंगे तो थोड़ा सा उनका स्टेम जो है वो आपको दिखाई देगा, और उसके बाद फिर आपको दिखाई देंगी छोटी छोटी पत्तियां जो कि दो रोज में होंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लिवरवर्ट्स में वो होता है फ्रेगमेंटेशन से। इनका जो थैलस है वो टूट जाता है और नए थैलस को बनाने का काम करता है, और बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज गैमे। तो आपने गैमा कप्स देखे थे ना, तो वो गैमे जो होते हैं दीज आर ग्रीन, हरे कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बड्स की तरह बिहेव करते हैं, which develops in small receptacles called gamma cups। तो गैमा कप्स के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, गैमे। तो अब होगा ये कि ये जो गैमे हैं दे बिकम डिटैच्ड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, यानी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएंगे और फिर ये जर्मिनेशन करने का काम करेंगे। तो एक तरीके से आप याद रखिए कि दीज आर द एसेक्सुअल बर्ड्स एंड दे हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू liverworts just by detaching from the parent body, and then they grow, they germinate to form new individuals। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो दोनों आपको दिखाई देंगे आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। अब जैसे मर्केंशिया का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था तो उसमें क्या था, अलग अलग थैलस थी, मेल थैलस अलग थी, फीमेल थैलस अलग थी। तो आपने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन हो गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद फिर क्या हुआ, स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ जाइगोट से, है ना। जाइगोट से क्या बना, स्पोरोफाइट बना। स्पोरोफाइट में कौन कौन से पार्ट थे, फुट, सीटा और कैप्सूल, ये पार्ट थे। और कैप्सूल के अंदर आपने देखा था मियोसिस हुआ था, फिर स्पोर्स बने थे, और फिर ये स्पोर्स जब निकल जाते हैं बाहर, जर्मिनेट हो जाते हैं, तो फिर हम देखते हैं दोबारा से फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी कुछ लाइफ साइकिल होती है इसकी लिवरवर्ट्स की। मॉस को देख लेते हैं। मॉस में जो प्रीडोमिनेंट लाइफ स्टेज है वो गैमेटोफाइट है, जैसा कि लिवरवर्ट में था बिल्कुल वैसे ही मॉस में होता है। अब मॉस में हमको दो स्टेजेस दिखती हैं। देखिए, सबसे पहली स्टेज होती है मॉस में प्रोटोनीमा स्टेज, जो कि स्पोर से फॉर्म होती है। सपोज ये स्पोर है, ये जर्मिनेट हो रहा है सॉइल के सरफेस पर, तो क्या होगा, इसमें से छोटा सा प्लांट निकलेगा, और वो प्लांट जो है इस तरह से सरफेस पर फैल जाएगा। ये प्लांट सरफेस पर ऐसे आप देखेंगे फैल जाएगा। ओके, सो दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द प्रोटोनीमा स्टेज। ये प्रोटोनीमा स्टेज है। पहले ये स्पोर था, और स्पोर से आप देख रहे हो कि एक छोटा सा प्लांट डेवलप हुआ जो कि सरफेस के ऊपर क्रीप कर रहा है, सरफेस के ऊपर चल रहा है। इट इज अ क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगी लीफी स्टेज, प्रोटोनीमा पर ही। तो सपोज ये हमारा प्रोटोनीमा है जो क्रीप कर रहा है सरफेस पर, ये प्रोटोनीमा ब्रांच भी होता है। अब इस पे क्या होगा, धीरे धीरे हम देखेंगे बड्स फॉर्म होंगी,
जिनको हम लेटरल बड कहेंगे, ठीक है ना। अब लेटरल बड क्या होगा, धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी, और इस लेटरल बड पर आप देखेंगे गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन इस तरह से। तो अब ये स्टेज कौन सी हो गई हमारी, लीफी स्टेज आ गई। लीफी स्टेज इज डेवलप्ड फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनीमा। तो सेकेंडरी प्रोटोनीमा एक्चुअल में क्या है, जब प्रोटोनीमा ग्रो कर जाएगा तो वो हो जाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और इस सेकेंडरी प्रोटोनीमा पर क्या आएंगी, बर्ड्स, और बर्ड से फिर क्या ग्रो होगी, लीफी स्टेज। तो लीफी स्टेज में आपको क्या दिखेगा, लीफी स्टेज में आपको दिखेगा अपराइट स्लेंडर एक्सिस, यानी पतला एक एक्सिस आपको दिखाई देगा इस तरह से। नीचे हमारा सेकेंडरी प्रोटोनीमा है, और इस पे फिर आपको क्या दिखाई देगा, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। तो नीचे आप देखना जो प्रोटोनीमा है वो किससे अटैच होता है जमीन से, मल्टीसेलुलर और ब्रांच्ड राइजोइड्स से अटैच होता है ऐसे। और आपको अब लीफी स्टेज में क्या दिखेगा, सेक्स ऑर्गन्स दिखाई देंगे, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम। ये अगर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखें तो फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है मॉस में, जैसे कि लिवरवर्ट्स में हो सकता था, या फिर हम बर्ड्स का डेवलपमेंट देखेंगे सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, और वो बर्ड्स जो हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन का काम करेंगे, डिटैच होकर के वो नए प्लांट को डेवलप करने का काम करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स ऑर्गन्स जैसे कि एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया जो हैं, ये आपको लीफी शूट्स के एपेक्स पर दिखाई देंगे। अब एक बार ये गैमेट्स को फॉर्म कर देंगे तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा पानी के हेल्प से। जो गैमेट है मेल गैमेट वो फीमेल गैमेट के पास पहुंचेगा। फीमेल गैमेट कहाँ होगा, आर्किगोनिया के अंदर होगा। फीमेल गैमेट क्या होता है, एग होता है। मेल गैमेट क्या है, एंथ्रीडिया में बनने वाला एंथेरोजॉइड जो एग के पास जाएगा और उसको फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है जो कि आगे चल के स्पोरोफाइट को डेवलप करेगा, और स्पोरोफाइट में फुट, सीटा और कैप्सूल आपको दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पोरोफाइट जो होगा मॉसिस में वो ज़्यादा बड़ा होगा लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में, अच्छे से आपको दिखाई देगा। और स्पोरोफाइट में जो कैप्सूल आएगा उसके अंदर स्पोर होंगे, और स्पोर में मियोसिस होता, स्पोर मियोसिस से बनता है, और उसके बाद स्पोर जब फैल जाएंगे हवा में तो हवा के द्वारा फैल करके वो दोबारा ज़मीन पर पहुंच करके नए मॉसिस को डेवलप करने का काम करेंगे। तो फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम ये एग्जाम्पल्स हो गए ब्रायोफाइट्स के। फिगर है एक, अगर हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएं तो हम देखेंगे कि जो गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है, ठीक है ना। गैमेटोफाइट के पास एंथ्रीडिया और आर्केगोनिया का डेवलपमेंट होता है। अब एंथ्रीडिया आर्केगोनिया जो होते हैं वो भी हैप्लॉइड हो गए, ठीक है। अब इससे एंथेरोजॉइड, एंथ्रीडिया से एंथेरोजॉइड बना और आर्केगोनिया से एग। अब एंथेरोजॉइड वाटर में फ्लोट करके एग के पास पहुंचेंगे और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट कैसा हो गया, 2n डाइप्लॉइड हो गया। जाइगोट से फिर आप देखेंगे कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा स्पोरोफाइट में, कैप्सूल भी डाइप्लॉइड होगा। कैप्सूल में फिर अंदर मियोसिस होगा, और मियोसिस से हमको हैप्लॉइड स्पोर्स दिखेंगे, and then spores will germinate to produce the gametophyte. So remember, this is the basic flow chart of life cycle of bryophyte. Just look in this another diagram. इसको देख लेते हैं। तो let's start from the haploid gametophytic generation. Look, male gametophyte spore and female gametophyte spore, they produce male and female gametophytes. अब आप देखेंगे मेल गैमेटोफाइट के पास एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम के अंदर स्पर्म यानी एंथेरोजॉइड बनता है। एंथेरोजॉइड कैसा है, हैप्लॉइड है। ये पानी के रास्ते ट्रांसपोर्ट होता है और कहाँ पहुंच जाता है, आर्केगोनियम में। आर्केगोनियम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एग। तो आर्केगोनियम का स्ट्रक्चर देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। लॉन्ग फ्लास्क शेप जिसके बीच में रास्ता होता है, जिसके अंदर आपको एग दिखाई देगा। एग कैसा है, हैप्लॉइड। तो जब ये एंथेरोजॉइड्स जो हैं ये अंदर पहुंच जाएंगे पानी के रास्ते तो फर्टिलाइजेशन करेंगे। आप देखो जरा यहाँ पर स्पर्म अंदर जा रहा है। स्पर्म का मतलब क्या है, एंथेरोजॉइड्स। दे रीच द एग एंड दे डू द फर्टिलाइजेशन एंड व्हाट इज फॉर्म्ड फाइनली, जाइगोट।
जाइगोट जो है आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट करेगा, यानी जाइगोट से आप देखेंगे कि स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा। अब ये देखो ना, ये गैमेटोफाइट है और गैमेटोफाइट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, फुट सीटा कैप्सूल, और सबसे ऊपर क्या है, आप देख रहे हैं इस कैप्सूल के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन। और ये स्पोर्स जो हैं डिस्पर्स हो जाएंगे और फिर आप देखेंगे नए गैमेटोफाइट्स को बनाने में ये हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर ये जो डायग्राम है इसमें हमको हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड जनरेशन दिखाई दे रही है साफ साफ। देखिए जाइगोट के बनने के बाद आप देख रहे हो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा फिर डाइप्लॉइड। तो इसमें गैमेटोफाइट तो हमारा हैप्लॉइड है, बाकी ये स्पोरोफाइट कैसा है, डाइप्लॉइड है। जाइगोट भी हमारा डाइप्लॉइड है। उसके बाद फिर स्पोर्स बन जाएगा हैप्लॉइड और पूरा का पूरा गैमेटोफाइट जो है हैप्लॉइड रहता है। तो students, this is the video which is related to the study of bryophytes. I hope you have learnt. Thank you very much for watching this.